हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था HCS मेंस के अंदर प्रीवियस ईयर, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सवाल था आपका, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड असेस द कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड एट द ग्लासगो ड्यूरिंग कोप। इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की बात करें, वो क्लाइमेट के ऊपर वर्क करते हैं। क्लाइमेट चेंज जो देखने को मिल रहा है ऑल ओवर अर्थ पे, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कई तरह की मीटिंग्स जो है, कन्वेंशन जो हैं वो साइन हुई हैं। उन्हीं में से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका एक मीटिंग हुई थी जिसको हम COP शॉर्ट में लिखते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। ये मीटिंग हुई थी आपकी ग्लासगो में, जो कि आपका कहाँ है, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, इंग्लैंड में। वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी 2021 के अंदर। तो 2021 में ये मीटिंग हुई थी, इसलिए आपका मेंस में 2022 में सवाल पूछा गया था। और खैर ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली हर मेंस में, प्रीलिम्स में, सब जगह पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ये जो आपकी मीटिंग हुई थी ग्लासगो के अंदर, जो COP26 एक मीटिंग हुई थी, इसके अंदर आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील और जो विकसित हो चुकी हैं, उनके बीच में किस तरह के कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिले हैं, ये चीज इसको डिस्कस करना है हमें। और चैलेंजेस क्या हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके इन मीटिंग्स के अंदर एड्रेस किए जाते हैं, वो आपको इस आंसर के अंदर मेंशन करना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपकी जो मीटिंग है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपकी 2021 के अंदर यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में आपको देखने को मिली थी, जहां पर ये मीटिंग हेल्ड हुई थी। अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमें जानना जरूरी है, कि क्योंकि हम मेंशन कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, तो 26 मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये 26 मीटिंग थी। तो इससे पहले कौन कौन सी आपकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, सो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगे उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत करेंगे हम अपने आंसर की। दी 2021 यूनाइटेड नेशन, ये आपका इंट्रोडक्शन में होगा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, मोर कॉमनली रेफर टू एज COP26। 2021 के अंदर जो मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNCCC, ट्रिपल सी आएगा, जिसको COP26 के नाम से भी जाना जाता है। ये मीटिंग देखने को मिली थी, वॉज दी 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट द SEC सेंटर इन द ग्लासगो। ये आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ये मीटिंग आपकी हेल्ड हुई थी 31 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर के बीच में 2021 में। इट ऑल्सो फेस न्यूमरस challenges due to the complex and diverse interest of the participating countries। अब देखिए, इसकी जो मेंबर्स हैं, सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने साइन कर रखा है, वो लगभग सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की। क्योंकि अगर जो क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो उसका इफेक्ट ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कंट्री अगर वो कार्बन एमिशन कर रही है, गैसेस जो वहां से रिलीज हो रही है, तो सिर्फ उसी एरिया में ही उसका जो प्रभाव है देखने को मिलेगा। उसके अलावा वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज है वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये किसी एक कंट्री के लिए मुद्दा नहीं हो सकता, सभी के लिए होगा। तो इसीलिए सभी कंट्रीज जो है इसकी मेंबर्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज हैं एड्रेस करने पड़ते हैं, और इसके अंदर चैलेंजेस किस तरह से देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उन सभी के अपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशन का। जैसे कि अगर हम बात करें, जो अगर मैं दो पार्ट में वर्ल्ड को डिवाइड करूं, एक तरफ आपकी डेवलपिंग कंट्रीज आ जाएंगी और एक आपकी डेवलप्ड आ जाएंगी। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, वहां पे जो बहुत सारी कंट्रीज है, वो USA की बात करें, इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, कार्बन एमिशन जो है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम की अगर मैं बात करूं, वहां से लेके अभी 2011 तक की हम बात करें, या फिर 2011-15 के आसपास की बात करें, तो लगभग जो कंट्रीब्यूशन है इन डेवलप्ड कंट्रीज का, वो 79 to 80% कंट्रीब्यूशन इन डेवलप्ड कंट्रीज का है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% के नियर बाय है, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो आज तक अगर देखा जाए
अब जो कंट्रीब्यूशन है, हालांकि अब हम बात करेंगे 2011 के बाद, तो हम कह सकते हैं कि हाँ डेवलपिंग कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन अब ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी तक क्लाइमेट चेंज हुआ है उसमें अगर मेन देखा जाए तो जो विकसित देश है, जो डेवलप कर चुके हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इतने सालों से उन्हीं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से वही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। बट अब होता क्या है, ये डेवलप्ड कंट्रीज ने, जैसे कि ये मीटिंग्स होती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो उसमें जब बातचीत होती है तो उसमें ये डेवलपिंग कंट्रीज है जो आज अभी विकासशील हैं, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए, भारत भी डेवलपिंग कंट्री है, इवन चाइना भी आपकी डेवलपिंग कंट्री है। तो ये जो कंट्रीज डेवलपिंग अपनी स्टेज पर हैं, ये तो अपने जो काम डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी कर चुकी हैं उस रास्ते पर हैं। अब डेवलप्ड कंट्रीज ने सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी कर लिया, अपने आप को पूरा डेवलप भी कर लिया। अब वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर उंगली उठाते हैं या फिर उनको बोलते हैं कि भाई आपकी वजह से, जैसे भारत हो गया या चाइना हो गया, कि आप लोगों की वजह से अभी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। डेफिनेटली ये बात सही है कि अभी इंक्रीज कर रहा है, बट पिछले अगर 200-250 साल का अगर डाटा निकाल के देखा जाए तो उस टाइम पीरियड में तो जो आपके आज के यूरोप है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी कंट्रीज है, या फिर यूएसए हो गया, रशिया हो गया, इन कंट्रीज की वजह से उस 200-250 साल के अंदर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जो अर्थ का टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम बात करें, उस टाइम पे अर्थ का जो टेम्परेचर था नियर बाय 13 डिग्री सेल्सियस था। 13 और 13.5 के आसपास अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर था। कि मतलब जैसे ग्लोबल टेम्परेचर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि ऐसी जगहें जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है और कुछ ऐसी जगहें भी है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उन सब की अगर एवरेज देखी जाए तो अर्थ पर कितना एक एवरेज टेम्परेचर बन रहा है, वो इंडस्ट्रियल जब आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसके टाइम पर जो टेम्परेचर था वो नियर बाय 13 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं तो आज का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पहुंच गया है। तो जो बढ़ा है टेम्परेचर उस टाइम से लेके आज तक, पिछले 200-250 सालों के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ा है अर्थ का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, वो नियर बाय 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है, तो 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसकी वजह से बहुत सारे दिक्कतें, प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो बड़े क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर का मेल्टिंग का रेट जो है वो काफी तेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल राइज करेगा, बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं वो पानी के अंदर डूब जाएंगे क्योंकि सी लेवल राइज कर गया। उसके बाद जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो भी एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बारिश होगी किसी जगह पर, या तो बिल्कुल सूखा ही पड़ जाएगा किसी साल में, या फिर अगले साल अगर बारिश होती है तो इतनी ज्यादा बारिश होगी कि वहां पे फ्लड आ जाएगा। तो एक्सट्रीम और सिवियर कंडीशन जो है वो बन जाती हैं क्लाइमेट चेंज जब होता है उसकी वजह से। तो ये कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज चला आ रहा है, क्योंकि अब डेवलपमेंट तो रोक नहीं सकते। जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपना विकास कर लिया है, लेकिन अभी भी मेजोरिटी ऑफ दी कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड में वो अभी उस स्टेज पे नहीं है, अभी वो विकासशील है, तरक्की कर रहे हैं। तो जब तक वो तरक्की करेंगे, जब तक अपने डेवलपमेंट को जारी रखेंगे, तब तक तो कार्बन एमिशन होगा ही। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें डेवलपमेंट को कुछ इस तरह से करना है कि जो नेचर है, जैसा मैं बताता भी हूं कि नेचर अपने आप को रिवाइव कर लेती है, तो हमें इस रेट से डेवलपमेंट करनी है कि नेचर का जो रिवाइवल का रेट है हम उससे साथ साथ चलें या फिर उससे पीछे चलें। नहीं तो होगा क्या कि हम जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपने जो डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, विकास के ऊपर काम करेंगे, लेकिन जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता रहेगा। और क्योंकि अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है अभी तक हमारे नॉलेज में जो हैबिटेबल है, तो इसके अलावा और कोई दूसरा प्लैनेट बचेगा नहीं जहां पर जो ह्यूमंस है वो मूव कर पाए। अब इन सब चीजों को एड्रेस करते हुए आपकी ये जो कन्वेंशंस हैं, ये मीटिंग्स जो है वो होती हैं, उन्हीं में से एक जो है वो आज की हम बात कर रहे हैं COP26 हैं, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनके डिफरेंट इश्यूज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश जो है वो विकासशील देशों के ऊपर सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डालती हैं, और विकासशील जो देश हैं उनका कहना है कि आप लोगों की वजह से ये हुआ है, तो वो विकसित देशों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। It was the 26th conference of the parties to the United Nations Framework Convention on the Climate Change। इसको शॉर्ट में लिखेंगे UNFCCC।
तो ये आपकी 26 मीटिंग थी, द थर्ड मीटिंग टू दी पार्टीज टू दी 2015 पेरिस एग्रीमेंट। तो 2015 के अंदर भी एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो टारगेट सेट किए गए थे उन टारगेट को अचीव करने की दिशा में ये आपकी तीसरी मीटिंग थी, 2021 के अंदर हुई थी। खैर, आपको ये सब ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी मीटिंग थी। पॉइंट यहां पर सिर्फ इतना सा है कि जो आपकी जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, सबसे पहले की अगर हम बात करें वो भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये जो COP26 हुई है ये आपकी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। और ये जो मीटिंग्स है, यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रेमवर्क है, जो कन्वेंशन है किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज, उसी की दिशा में ये आगे की मीटिंग्स जो है कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। अब अगर इसका भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो ये शुरुआत कहां से हो रही है, ये मीटिंग्स की शुरुआत कहां से हो रही है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये अंतरराष्ट्रीय एक ट्रीटी है। इस ट्रीटी के अंदर क्या है, ये स्टैब्लिश की गई थी क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने के लिए, जो आपका क्लाइमेट जो है वो बदल रहा था उसको एड्रेस करने के लिए। सबसे पहले की अगर बात करें, ये अडॉप्ट की गई थी अर्थ समिट, जो कि रियो डी जनेरो में हुई थी ब्राजील के अंदर। कौन से ईयर में, 1992 के अंदर। 1992 के अंदर ब्राजील के रियो डी जनेरो शहर में ये सबसे पहले अर्थ समिट हुई थी, जिसमें ये जरूरत महसूस हुई थी कि हमें जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ये जो आपकी ट्रीटी थी ये फोर्स में आई थी आपकी 1994 के अंदर, 1994 में फोर्स के अंदर आ गई थी, मतलब इंप्लीमेंट हो गई थी। जब मीटिंग आपकी जब 1994 में इंप्लीमेंट होगी, सबसे पहले अर्थ समिट जो हो वो आपकी इंप्लीमेंट हो गई। उसके बाद हर साल क्या देखने को मिलता है कि 1994 के बाद हर साल लगभग ये कन्वेंशन आपकी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बर्लिन के अंदर आपका जर्मनी में 1995 के अंदर आपको ये मीटिंग देखने को मिलेगी। 1995 के अंदर बर्लिन जर्मनी के अंदर ये फर्स्ट आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, जिसको हमने नाम दिया COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट। तो ये पहली मीटिंग थी, इसलिए इसे COP1 कहा गया। उसके बाद 1996 जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर सेकंड मीटिंग होती है। तो इस तरह से लगभग हर साल ये मीटिंग देखने को मिलती है। बट ऐसा भी नहीं है कि 95 के बाद अगर बात करें 94, 95, 96 हर साल ऐसा देखने को मिल रहा है, बीच में कुछ गैप भी देखने को मिले हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो 2021 के अंदर हुई है, जिसके बारे में ये क्वेश्चन है, वो एक्चुअली 2020 में होनी थी, बट कोरोना वायरस की वजह से वो आपकी डिले हुई थी, इसलिए 21 में हुई थी। तो उसी तरह से कुछ अगर इंपॉर्टेंट में बात करूं, जैसे शुरुआत की बात करें 95 और 96 में आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपकी रही है वो 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है इसे, क्योटो जापान में ही शहर है, वहां पर ये मीटिंग देखने को मिली थी, जिसमें जो टारगेट थे जो सेट किए गए थे कि हमें क्या करना है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है आने वाले टाइम में। तो उसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल था जापान का 1997 का, उसके अंदर डिसाइड किया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके एमिशन को कम किया जाए। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इसके अंदर सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था जापान के अंदर। उसके बाद जो हमने अभी पढ़ा था पेरिस एग्रीमेंट, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि उसी के अंदर ये थर्ड मीटिंग थी। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो टारगेट सेट किए गए थे उसी को अचीव करने के लिए तीसरी मीटिंग थी जो 2021 के अंदर हुई थी। अब इसके अंदर क्या था 2015 के अंदर जो आपकी पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसके अंदर ये 21st मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की। इसके अंदर अडॉप्ट किया गया था कि जितना भी टेम्परेचर है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, उसको रिड्यूस करना है और कहां तक लेके आना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक लेके आना है। जो मतलब कि अभी अगर बात करें तो मैं कह रहा हूं कि 15 डिग्री सेल्सियस जो है अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको रिड्यूस करना है 2 डिग्री सेल्सियस तक और प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके आना है, मतलब 13 डिग्री सेल्सियस के अराउंड लेके आना है। तो ये डिसाइड किया गया था आपका पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। सो उसी दिशा में ये जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 मीटिंग है वो हेल्ड हुई थी। अब देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज विच वाज कंक्लूडेड इन 2021। अब इसके अंदर क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। इंस्टेड ऑफ being hailing a milestone almost universally it has been held to be a failure। कहने का मतलब क्या है कि देखा जाए तो ये पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होना चाहिए था, लेकिन ये जो मीटिंग है टोटली फेलियर रहा है।
क्यों फेलियर रहा है? क्योंकि पहली चीज तो देखिए क्या है, ये आप आफ्टर आपके कोरोना वायरस के बाद हो रहा था, और कोरोना वायरस के बाद अगर आप देखे जाएं तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो सभी जगह सभी देशों की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल नेगेटिव में जा रही थी, डेवलपमेंट नहीं थी, जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो गई थी। तो उसकी वजह से क्या है, अब ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं इनकी हेल्थ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, या फिर आपके एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, या ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन, किसी भी चीज की बात करें, तो वो अच्छे खासे लेवल पर है, डेवलप्ड है, ठीक है। लेकिन जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर तो पॉवर्टी है, और वहां पर तो जो लोगों की आय है, इनकम है, वो भी कम है। तो उनको डेवलपिंग नेशंस जो थे उनको ज्यादा जरूरत थी कि वो अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज को जारी रखें। तो ये जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर सहमति नहीं बन पाई, डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। इसी की वजह से यहां लिखा गया है इट हैज बीन हेल्ड टू बी अ फेलियर, इसको फेलियर की तरह देखा गया। अब देखिए रीजंस क्या रहे हैं। सबसे पहले अगर रीजन की बात करें तो इनइक्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बनता है जिसकी वजह से ये मीटिंग आपकी फेल हुई। क्यों? द यूनाइटेड नेशंस UNFCCC इट्स एक्सप्लिसिट आर्टिकुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी, एंड ये चीज आप याद रखेंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपका रास्ता एक है जिसपे आपने जाना है, पॉइंट तो सभी का एक ही है कि हमें करना क्या है, हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पॉलिसीज हैं वो लेके आनी है, ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको कम करना है, ये चीज तो एक ही है। अब ये डेवलपिंग नेशन को भी करना है, डेवलप्ड को भी करना है, बट अप्रोच जो होगी वो डिफरेंशिएटेड होगी, अप्रोच जो होगी वो अलग अलग तरह की होगी। अगर हम किसी विकासशील देश को कह दें कि भाई आप जो जिस तरह से आप कार्बन से जो कोयला है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उसको आपको खत्म कर देना है, अब ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो आपकी विंड से भी है, सोलर से भी है, न्यूक्लियर से भी है, कोयले से भी है, वो बंटी हुई है। लेकिन अगर भारत का एग्जांपल लेके ही चले तो भारत की जो 80% इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो तो कोयले से ही है। तो क्या अगर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो आपकी ये हो रही है 26 मीटिंग, इसके अंदर वो कह दे कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन बंद करनी है तो भारत तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तरीका करने का अलग अलग हो सकता है बट टारगेट सेम है, कॉमन चीज जो है अचीव करनी है वो कॉमन है। एज द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट एक्शंस, सो ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज टू टेक द डील इन द मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखिए इसमें ये इनइक्वालिटी पॉइंट कैसे बनता है। इनइक्वालिटी पॉइंट ऐसे बनता है कि डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स अलग हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की नीड्स अलग हैं, दोनों को इक्वली तौर पे ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब जो डेवलप्ड नेशन है वो हमेशा सवाल उठाते हैं डेवलपिंग नेशंस के ऊपर कि आप कार्बन एमिशन कम कीजिए, कार्बन एमिशन उसको घटाइए, लेकिन वो नहीं किया जा सकता। और जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनका कहना ये है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो हमें आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी, अगर आप वो करते हैं तो हम अपने कार्बन एमिशन को भी कम करने की कोशिश करेंगे, और ये जो डिसाइड किया जाता है इन कन्वेंशंस के अंदर हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ दूसरे फाइनेंशियल्स की वजह से डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन सेम एक ही रास्ते पे नहीं चल सकते, और ये दोनों जो तरह के देश है एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। सो इस वजह से भी इनइक्वालिटी जो है उसकी वजह से भी ये जो आपकी कन्वेंशन है ये आपकी सफल नहीं हो पा रही है। However, developed countries are of the view that with the economic growth witnessed by the developing nation, the principle of CBDR has somehow become outdated. अब ये कहने का मतलब क्या है कि जो विकसित देश है उनका कहने का मतलब ये है कि ये CBDR का जो प्रिंसिपल था जो हमने यहाँ पे पढ़ा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आउटडेटेड हो गया है। क्योंकि डेवलपिंग नेशंस क्या है वो अपनी विकास को ही एक इंपॉर्टेंट चीज मान रहे हैं और उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रिंसिपल है अब आज के टाइम पे उतना वैलिड नहीं रहा है। द डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू दैट दो इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टेकन प्लेस, ग्लोबल इनइक्वालिटी रिमेन्स क्वाइट हाई। अब ये कह रहे हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका कहना ये है कि ऑल्दो हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कई सालों से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो काफी ज्यादा हाई है और हमें अभी काफी वक्त लगेगा उस लेवल पर पहुंचने के लिए कि हम आप लोगों की तरह जो डेवलप्ड नेशन है उनकी तरह ही पॉलिसीज बना पाएं और जो एक डिमांड है कन्वेंशंस के अंदर उसको पूरा कर पाएं। Thus acknowledging the continuing validity of the differentiating of the
developed and the developing countries is thereof essential to making sense of the global politics of the climate change. तो अगर देखा जाए डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन, विकास और विकासशील देशों के बारे में अगर देखा जाए तो उनके अलग अलग डिमांड है और उन दोनों चीजों को एड्रेस करके ही हम इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। बट प्रॉब्लम वैसे ही रह जाती है। जैसे कि पहली चीज हमने आपकी क्या देखी, इनइक्वालिटी, और सेकंड जो आपका रीजन बनेगा कि क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो रही है वो है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट। डेवलपिंग कंट्रीज रिक्वायर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन मेजर्स। अब देखिए क्या है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये तो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन हम अगर बात करें अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में तो अफ्रीकन जो कंट्रीज है वो काफी ज्यादा पुअर है। अब वो कुछ अगर देखी जाए तो पूरे वर्ल्ड को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके डेवलप्ड नेशंस हो गए जो ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुके हैं, जो कि जिससे जो अभी इंडिया या फिर चाइना अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डेवलप्ड विकसित देश हो गए। दूसरे में आ जाएंगे आपके विकासशील देश, जैसे कि आपका इंडिया हो गया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सारे आपके विकासशील देश है, ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि अभी उतने डेवलप नहीं हुए हैं, काफी सारी फैसिलिटीज की अभी भी यहाँ पर जरूरत है। और तीसरे आ जाती है आपकी जो पुअर कंट्रीज हैं, जिनका अभी तक जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इनसे भी काफी ज्यादा पीछे हैं, उनकी जीडीपी नहीं ग्रो कर रही है, वहां पर पॉवर्टी बहुत अच्छे खासे बड़े लेवल पर, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो कंट्रीज तो इस रेस में हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं। तो क्या चाहिए उनको, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अगर हम उन्हें कहें कि आप क्या है कार्बन एमिशन को कम कीजिए तो वो कर देंगे, लेकिन उनको क्या है फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए अपने देश की जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। Disagreement arise regarding the scale, sources, transparency of the financial support from the developed countries, which can hinder process in negotiation. अब ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनको कहाँ से मिलेगी, ये उनको मिलेगी डेवलप्ड कंट्रीज से। तो अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे इनके पास, उनको जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए अगर वो नहीं होंगे, तो ये जो नेगोशिएशंस है ये किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगी, और जो ये प्रिंसिपल्स है या फिर जो इन कन्वेंशंस के अंदर डिसाइड किया जा रहा है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें लॉस एंड डैमेज। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट पर्टिकुलरली इन वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज रिजल्ट इन इरिवर्सिबल लॉसेज एंड द डैमेज। अगर ये जो विकासशील देश है, अगर ये उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी एप्लीकेबल की जा रही हैं इन मीटिंग्स के थ्रू, तो क्या होगा, कुछ इस तरह के लॉस या डैमेजेस इन कंट्रीज को देखने पड़ सकते हैं जो कि दोबारा से रिकवर नहीं कर पाएंगी ये कंट्रीज। जैसे कि किसी भी कंट्री को अगर इंडिया का ही एग्जांपल लेके चले, इंडिया को अगर बोल दिया जाए कि वो कार्बन एमिशन को कम करें, तो और अगर इंडिया ऐसा मान लेता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर मान लेता है कार्बन एमिशन को कम करने के लिए कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गैसेज निकल रही हैं वो कम करता है, तो उस केस में इंडिया जो है बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा और ये इतना बड़ा लॉस होगा कि उसको दोबारा रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। तो एक ये भी आपका रीजन बन सकता है जिसकी वजह से ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 मीटिंग हुई थी वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद है अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स। अनफुलफिल्ड कमिटमेंट्स का मतलब क्या है, अब ये देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो मीटिंग हुई 26 आपकी, ये इसके अंदर नई जो डायरेक्शंस है वो ले आए, लेकिन क्या ऑलरेडी जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया गया था ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करना, क्या वो अचीव किया गया? तो कहने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो पुरानी कमिटमेंट्स है उसी को ही पूरा नहीं किया गया है, ना तो डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से ना ही डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से। तो अगले आने वाले जो कमिटमेंट्स हैं वो कैसे ही पूरा कर पाएंगे? तो एक रीजन आपका ये बनता है जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2020 के अंदर ये डिसाइड किया गया था, तो अब वो जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो पाई और आप अगली कमिटमेंट्स की तरफ आ गई, नई मीटिंग कर ली आपने और उसमें नया एक एजेंडा सेट कर दिया। तो एक रीजन आपका ये बनता है जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो उसमें कोई विकास देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद है एमिशन रिडक्शन टारगेट। डेवलप्ड कंट्रीज वर एक्सपेक्टेड टू टेक मोर सिग्निफिकेंट एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो ये जो विकसित देश हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है एमिशन को कम करने की। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा टाइम पीरियड जो है 200-250 साल का, उस टाइम पीरियड में जो टेम्परेचर बढ़ा है वो तो सारा इन्हीं नेशंस की वजह से बढ़ा है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन नेशंस की वजह से तो नहीं बढ़ा है। हमारा अगर इंडिया की बात करूं तो आज के टाइम में भी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.08% है कार्बन एमिशन के अंदर, 1% भी नहीं है पूरे वर्ल्ड के अगर देखे जाए तो। लेकिन अब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये जो डेवलप्ड नेशन है, यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इंग्लैंड हो गया,
रशिया हो गया, इन कंट्रीज की वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ था। तो इस वजह से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है जो इमिशन है उसको कम करने की। वाइल डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यूड फॉर देयर राइट टू परस्यू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विदाउट बीइंग बर्डन विद द स्ट्रिक्ट टारगेट्स। और डेवलपिंग कंट्रीज ये कहती हैं कि हमारे ऊपर ये टारगेट ना थोपिए, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है। आप लोगों ने अचीव कर लिया, लेकिन हमें अचीव करना बाकी है, और विदाउट डेवलपमेंट ये पॉसिबल नहीं है। और डेवलपमेंट के लिए तो कार्बन एमिशन होगा ही है, गैसेज रिलीज होगी ही है। सो ये अलग अलग जो पॉइंट है वो देते हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस। अब आप लास्ट में कंक्लूजन में क्या ऐड कर सकते हैं, टिल नाउ देयर इज नो प्लैनेट other than the earth where the human civilization can thrive, therefore the challenge of the climate change should only be met through the global collective action based on the equity। तो पॉइंट यहां पर यह है कि अर्थ के अलावा कोई दूसरा प्लेनेट है नहीं, तो दोनों तरह के जो देश हैं विकासशील और विकसित, उन दोनों को इकट्ठे मिलकर चलना होगा। इन दिस कंटेक्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू परसिस्ट विद द स्ट्रेटजी ऑफ प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि जो आपके विकसित देश है सिर्फ उन्हीं के ऊपर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, उन्होंने ऐतिहासिक तौर पर उनकी जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन जो विकासशील देश हैं, क्योंकि प्लेनेट क्या है ना, अर्थ एक प्लेनेट एक घर की तरह है, तो उस घर में अगर आप ये कह दें कि कोई एक बड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस घर को सेट रखने की, उसको आगे की तरफ बढ़ाने की, और हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो भी गलत होगा। दोनों की जिम्मेदारी बनती है, विकसित देशों की भी और विकासशील देशों की भी। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन उसको ठीक करना दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को भी ये देखना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज जो हैं या फिर डेवलपमेंट का जो तरीका है कुछ इस तरह का सस्टेनेबल हो कि नेचर को ज्यादा नुकसान देखने को ना मिले। यूजिंग मल्टीलेटरल फ्लोरा ऑफ मेंटेनिंग प्रेशर ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज टू टेक लीड इन द क्लाइमेट एक्शन, बजाय इसके कि आप जो विकसित देश हैं उन्हीं के ऊपर सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाल दो। लास्ट में आप लिख सकते हैं, रीचिंग अ कंसेंसस ऑन दिस कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग COP26 proved challenging, although progress was made in some areas including the Glasgow Climate Pact। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पैक्ट है। ऐसा जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि ये उतने फ्रूटफुल जो रिजल्ट है नहीं लेके आ पाया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी वजह से कोई फायदा नहीं हुआ है। ये क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट पैक्ट के ऊपर जो आपकी पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक डायरेक्शंस जो प्रोवाइड करेगा देशों को। तो tension between the developed and the developing countries highlighted the ongoing struggle to balance the climate action and equity and fairness in the global climate governance। तो ये जो टेंशन है इनको कम करके जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में, उसको कम करके हमें एक दिशा में काम करना पड़ेगा। उसी से क्या है, जो अर्थ का क्लाइमेट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कम हो सकते हैं, जो गैसेस का एमिशन है उसको कम किया जा सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना ये पॉसिबल हो पाएगा, और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके आया जा सकता है। बट अगर दोनों तरह की कंट्रीज विकासशील और विकसित देश एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, और जो पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो आपका ग्लासगो में हुआ था, इनकी जो डायरेक्शंस हैं, इनके अंदर जो टारगेट सेट किए गए हैं, अगर उनको अचीव नहीं कर पाते हैं तो उस केस में किसी एक देश को नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे विश्व को नुकसान होगा। तो हमें उसके ऊपर मिलकर काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर फिलहाल इतना ही है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए। हमारे यहाँ पर गोयला क्लासेस की तरफ से HCS मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि ये 6999 का कोर्स है जिसके अंदर आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिल जाएंगे जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कुछ और आपके सब्जेक्ट वाइज एक सिस्टमेटिकली वे में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलेगा सिर्फ 6999 के अंदर। इसके अलावा हमारा दूसरा एक कोर्स है जिसके अंदर 9999 9999 का ही आपका कोर्स है। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, लेक्चर्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और इसके ऊपर अभी आपको ऑफर चल रहा है, अगर अभी आप इसको कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो लगभग 90% आपको ऑफ मिलेगा। मतलब कि आपको सिर्फ 999 रुपए ही पे करने होंगे, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का उसके बाद आप बाकी की रिमेनिंग पेमेंट कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि आपकी जो आप टेस्ट देंगे उसकी आंसर चेकिंग होगी हमारी फैकल्टी के द्वारा, और वो आपको रिमार्क्स भी देंगे, कहाँ पर क्या कमी है वो बताया जाएगा, आपकी मेंस में काफी हेल्प करेंगे। ये हमारे ऑलरेडी एक रिजल्ट है महक स्वामी जी, ये ऑलरेडी IPS हैं, पहले ये SDM रही हैं हरियाणा के अंदर, अभी ये IPS हैं। सो आप भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बढ़िया कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी जो
टेस्ट कॉपी होती है आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो ये सब आपके जो मेंस हैं उसमें हेल्प करेंगे, आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।